हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन इज यूज टू चेक अ प्रपोजिशन फॉर ऑल एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। फिर अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल होल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर हो या ऑल होल नंबर, तो दोनों हमारे पास दुरुस्त हैं। और इसी तरीके से इफ एन इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है n+1, n/2+1। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो इवन हो तो, और अगर ऑड हो तो फिर हम n+1/2 का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। So in the expansion of a plus b power 20, the term at the 11th position, its position from end is 12th। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अगर पावर 20 है तो टोटल टर्म्स की तादाद हमारे पास 21 हो गई। और अगर एक लेफ्ट से वो 11th है तो राइट साइड से उसका जो रोल नंबर बनता है वो 12th बनता है। इसके अलावा जो है जी कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसके हिसाब से जो यहाँ पे पावर है 300, तो 300c 0, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म और 2। तो इस वैल्यू को अगर हम फाइंड कर लें तो 44850 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 6 पार्ट में हमारे पास जो बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स गिवन है उसमें जो लास्ट बायनॉमियल कोएफिशिएंट 11c 10 के बाद 11c 11 होना चाहिए, वो मिसिंग है। अगर वो सारे बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स होते तो फिर तुम्हारे पास फार्मूला जो है सम ऑफ ऑल बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स का वो है जी 2 पावर n। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू चूंकि एक कोएफिशिएंट कम है तो n-1 कर देते हैं, और पावर चूंकि यहाँ पे 11 के हिसाब से चल रही है तो 2 पावर 11 -1 से हमारे पास आंसर आएगा 2 पावर 10। तो इस हिसाब से 2 पावर 10 हमारा आंसर होना चाहिए। थर्ड टर्म 1 + x पावर p, तो p की वैल्यू अगर हम 1/2 ले लें तो फिर हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे जो x²। तो इस वैल्यू को जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा आंसर आता है -1/8। तो यहाँ पे जो हमको आंसर गिवन है वो -1/8 है। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो इसकी p की वैल्यू है उसको 1/2 ले लें। इसी तरीके से द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n वेयर n इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो x पावर n का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। इसी तरीके से द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन, तो मिडिल टर्म जो होती है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट होती है। अब इसके एक्सपेंशन में हमारे पास टर्म की तादाद बनेगी 11, और उसके हिसाब से जो मिडिल टर्म बनेगी तो 11 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6th। तो 6th का जो हमारे पास बायनॉमियल कोएफिशिएंट बनेगा, पहली टर्म का जो बायनॉमियल कोएफिशिएंट बनेगा वो 10c 0, तो 10c 5 जो है वो रोल नंबर 6 पर आएगी। इसी हिसाब से 10c 5 जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हो गया। और 2 + 3x -1/2, ये जो हमारे पास x की वैल्यू होती है इसको हम जब 1 से लेस लेते हैं तो फिर हमारी जो सीरीज होती है वो कन्वर्स करती है या वैलिड होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव लेफ्ट साइड जो है वो राइट, इनका सम जो है वो राइट साइड के इक्वल है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का हमारे पास जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए n = 1 के लिए अगर हम वैल्यू पुट करें लेफ्ट साइड में तो वो बनती है 1/6, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है। और इस फर्स्ट टर्म
के साथ जो लेफ्ट साइड बनी है उसका आंसर 1/6। अब राइट साइड में हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है n इंटू एन प्लस 3/4 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, इसमें अगर हम n की वजह 1 पुट कर दें तो आंसर इसका भी 1/6 आता है, लिहाजा रिजल्ट जो है वो ट्रू हो गया फॉर n इक्वल टू 1। अब n को अगर मैं k प्लस 1 से रिप्लेस करूँ, ये जो हमारे पास वैल्यू है ए एन की और ये जो वैल्यू हमारे पास एस एन की, तो इनमें k प्लस 1 लगाने से रोल नंबर k प्लस 1 की टर्म ये बनती है 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, और एस के प्लस 1 की टर्म ये बनती है k प्लस 1 इंटू k प्लस 4/4 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। ये मेथड हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 वगैरह में सीखा हुआ है। तो इसके बाद अब हम स्टेप 2 में लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे n है उसको हम k के साथ रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास n है और यहाँ पे n है, तो इसको जब k से रिप्लेस किया तो हमारा रिजल्ट ये बना। अब जो k प्लस 1 की वैल्यू हम लोगों ने सेलेक्ट की है 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, ये हम रिजल्ट के दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद राइट साइड को जो है अगर हम वर्कआउट करें तो इसमें हमारे पास 4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 एलसीएम बन गया। ऊपर हमारे पास k इंटू k प्लस 3, क्योंकि 4 के साथ कैंसिल हो गया, k प्लस 1 के साथ k प्लस 2 के साथ तो सिर्फ k प्लस 3 रह गया, जो कि न्यूमरेटर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो k इंटू k प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो ये 3 फैक्टर्स हैं ये इन 3 फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे, बाकी सिर्फ 4 बच जाएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर k प्लस 3 को एक्सपेंड करें तो k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से, बाहर के को अंदर मल्टीप्लाई करें तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस 4 जो वो एज इट इज। अब न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन करने की खातिर हमारे पास जो मेथड है मैट्रिक लेवल पे हमने सीखा था कि चूँकि इसकी डिग्री 3 है तो हम इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ ट्राई करेंगे। अगर k की वैल्यू -1 ट्राई करें तो -1 इसके अंदर पुट करने से हमारा जवाब जो है वो 0 आता है। और क्योंकि यहाँ पे जो इसकी एक्सपेंशन है अगर हम इसको पूरा करें तो ये बनता है जी -1 का क्यूब -1 प्लस 6 और -9 और प्लस 4, तो इसमें 6 प्लस 4 से 10 बना और -1 और -9 से -10 बना, जो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा ये हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। हेंस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय k प्लस 1, क्योंकि k की वैल्यू -1 जो है वो इसका एक रूट है। तो उसके हिसाब से -1 जो है वो मैंने बाहर लिख दिया और -1 को बाहर लिखने के बाद यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख देते हैं, और जो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है उसके ज़रिए से बाकी रूट्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। k क्यूब का कोएफिशिएंट 1, 6k स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6, 9k का कोएफिशिएंट 9 और फिर कांस्टेंट टर्म 4। पहली वैल्यू के नीचे हम अपनी तरफ से 0 लिख देते हैं, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू -1 -1, 6 एंड -1 5, 5 इंटू -1 -5, 9 एंड -5 4, 4 इंटू -1 -4, 4 और -4 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट टर्म जो रिमाइंडर होती है वो 0 है, तो इसका मतलब ये -1 जो है वो इसका एक वैलिड रूट है। अब जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन है 1 प्लस 1 5 और 4 ये कोएफिशिएंट बनते हैं, k स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, k का कोएफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म 4, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस k प्लस 4, इसका अगर मैं मिड टर्म ब्रेक कर दूं तो 5k को हम तोड़ के 4k और k लिख सकते हैं, जिससे इसके जो फैक्टर बनते हैं वो k प्लस 4 और k प्लस 1 बनते हैं। ये तीनों फैक्टर जब अगर मैं न्यूमरेटर की बजाय लिखता हूँ, यानी कि k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 की बजाय अगर हम ये वाले फैक्टर लिख दें k प्लस 1 k प्लस 4 एंड k प्लस 1, तो इसके हिसाब से k प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया और ऊपर मेरे पास एक बना k प्लस 1 और k प्लस 4/4 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, जो कि हमारे s k प्लस 1 की वैल्यू है, जो कि हमने स्टार्ट में जो है वो सेट की थी।
तो इस टर्म के हिसाब से sk+1 के हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू बन रही है, तो रिजल्ट जो है वो सारी टर्म के लिए ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको जो रेशो गिवन है, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब ये है कि ये टर्म्स एक दूसरे के बाद आ रही हैं। तो ये रेशो हमको गिवन है 2:15:70। तो हमारे पास जो जनरल टर्म का फार्मूला है TR+1 NCR A⁻n - R B⁻R। सेकेंड टर्म जो होगी, जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी TR+2, उसमें हम जो नीचे का नंबर है R+1 हो जाएगा, जैसे पिछली टर्म में R था। तो A का पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर, यानी कि n - R-1, और B की पावर नीचे का नंबर। उससे नेक्स्ट टर्म जिसका रोल नंबर R+3 बनता है, इसका कोफिशिएंट NCR+2 और A का पावर n - R-2 और B का पावर R+2। लेकिन हम A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू अगर एक्सपोर्ट कर भी दें अकॉर्डिंग टू द 1 + x⁻n के हिसाब से, तो असल में जो हमको रेशो गिवन है वो तो कोफिशिएंट्स के दरमियान रेशो है। तो पहला कोफिशिएंट NCR+1, दूसरा कोफिशिएंट NCR+2, तीसरा कोफिशिएंट NCR+3 और रेशो है 2:15:70। तो अगर हम दो की रेशो ले लें तो NCR+1 और NCR+2 की रेशो बनेगी 2:15। तो इसको भी हम डिवीजन फॉर्मेट में लिखते हैं और राइट साइड को भी डिवीजन के फॉर्मेट में लिखते हैं। NCR+1 को फार्मूला जो हमारे पास है NCR का, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है NCR = n फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल इंटू n - R फैक्टोरियल। उस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है n फैक्टोरियल ओवर R+1 फैक्टोरियल और n - R-1 फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारे पास NCR+2 को n फैक्टोरियल और R+2 फैक्टोरियल, n - R-2 फैक्टोरियल को 2/15 लिख सकते हैं। इसी तरह से NCR+2 को n फैक्टोरियल और R+2 फैक्टोरियल, n - R-2 फैक्टोरियल, और NCR+3 को n फैक्टोरियल और R+3 फैक्टोरियल, n - R+3 फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यूज हमने इस फार्मूले के हिसाब से लिखी। और राइट साइड पे 15:70 है, तो उसको भी हम 15:70 लिख सकते हैं, 15/70, क्योंकि जो रेशो होता है हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो अहम स्टेप है वो ये है कि R+1 फैक्टोरियल तो एज इट इज़, अलबत्ता n - R-1 फैक्टोरियल को मैं पहले n - R-1 और फिर n - R-2 लिखता हूँ। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास 5 फैक्टोरियल को हम 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उस रूल के तहत हमने जो वैल्यू थी n - R-1 फैक्टोरियल, उसको हमने यूँ तोड़ के लिखा। इसी तरह से नीचे भी जो R+2 फैक्टोरियल है, उसको मैं R+2 फैक्टोरियल जो हमारे पास R+2 फैक्टोरियल है, उसको मैं R+2 × R+1 फैक्टोरियल लिखता हूँ, सेम रूल को इस्तेमाल करते हुए, और n - R-2 फैक्टोरियल जो है वो एज इट इज़। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज आपस में कैंसिल होती हैं, उनमें R+1 फैक्टोरियल R+2 जो है वो R+1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो n - R-2 फैक्टोरियल है वो n - R-2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर और n फैक्टोरियल जो है वो n फैक्टोरियल के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें ऊपर अब हमारे पास n+2 फैक्टोरियल रह गया, n+2 रह गया, और नीचे n - R-1 रह गया, और राइट साइड पे 2/15। इसी तरीके से यहाँ पे भी n फैक्टोरियल के साथ कट गया,
और r प्लस 2 फैक्टोरियल r प्लस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, और n माइनस आर माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 3 फैक्टोरियल के साथ कट गया, तो r प्लस 3 जो है वो ऊपर आ गया और n माइनस आर माइनस 2 जो है ये नीचे आ गया, और राइट साइड का 15/70 आ जाती है। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस बनती हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं। इस सेकंड इक्वेशन में से हम 15 कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 17 r माइनस n माइनस 16। इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के नीचे लिखता हूँ तो r के कोएफिशिएंट हमारे पास इक्वल हैं, माइनस करने से ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, तो माइनस 2n और प्लस n से माइनस n, प्लस 32 और माइनस 16 से प्लस 16, जिससे n की वैल्यू 16 आ गई। इसको जब हम किसी इक्वेशन में पुट करें तो इससे r की वैल्यू बनती है 0, और r की वैल्यू जब हमारे पास 0 हो गई तो ये n और r की वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो तीन नंबर बनते हैं वो 16, 120 और 560, और अगर इनका एवरेज लिया जाए तो 232 बनता है। द एक्सपेंशन ऑफ x square plus 1 by x power 12 does not contain any term involving 1 by x। जनरल टर्म का फार्मूला अगर हम लिखें tr प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी पावर आर। एन की वैल्यू हमारे पास 12 है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 बाई एक्स, ए की पावर ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 12 माइनस आर, बी की पावर नीचे का नंबर, और एक्स का पावर 2 को अगर मैं ऊपर की पावर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 माइनस 2r, नीचे जो x है उसको उसके ऊपर पावर r लगा देते हैं। अब x की जितनी पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो x पावर r, ये जो ऊपर का 24 माइनस 2r है ये नीचे आके माइनस 24 प्लस 2r हो गया। सिंप्लीफाई करने से r प्लस 2r 3r माइनस 24। अब होना ये चाहिए कि ये जो x का पावर है 3r माइनस 24 ये 1 के इक्वल होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म है उसमें 1 बाई एक्स आ सके। लेकिन 3r माइनस 24 1 के इक्वल पुट करने से r की फ्रैक्शनल वैल्यू हमें मिलती है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि चूंकि इसकी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी जिसमें हमारे पास 1 बाई एक्स आ सके, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। बीटा आर नियरली इक्वल, show 3 beta upon 5 alpha minus 2 beta power minus 1 by 3 is approximately equal to excuse me, alpha upon alpha plus 2 beta plus alpha plus beta upon 3 beta। तो हम अल्फा को बीटा प्लस एच के इक्वल पुट कर देते हैं, where h is so small that its square and high powers can be neglected। तो 3 बीटा अपॉन 5 अल्फा माइनस 2 बीटा पावर माइनस 1 by 3 जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें मैं अल्फ़ा की बजाय बीटा प्लस एच पुट कर देता हूँ। 5 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 बीटा प्लस 5h, 5 बीटा और 2 बीटा जब आपस में ऐड होंगे तो 3 बीटा, बाकी टर्म्स एज इट इज़। अब पावर में जब माइनस 1 बाई 3 अगर उसको प्लस 1 बाई 3 कर दिया जाए तो न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में और न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 बीटा प्लस 5h न्यूमिनेटर में चला गया और 3 बीटा डिनोमिनेटर में। अब 3 बीटा बाई 3 बीटा 1 के बराबर और 5h अपॉन 3 बीटा जो है वो अलग हो जाएगा। तो पावर 1 बाई 3 जो हमारे पास है वो 1 प्लस एक्स पावर n के फार्मूला से 1 प्लस एन एक्स यानी कि 1 बाई 3 इंटू 5h अपॉन 3 बीटा, और नेक्स्ट टर्म जो होगी उसमें चूँकि एच का स्क्वायर आएगा तो हम वो टर्म्स उस टर्म को और उससे आगे आने वाली सारी टर्म्स को निगलेक्टेड टर्म कर देते हैं। तो इसमें हमारा आंसर 1 प्लस 5h अपॉन 9 बीटा हो गया, जो कि लेफ्ट साइड का आंसर है। राइट साइड में भी अल्फ़ा की बजाय अगर हम बीटा प्लस h लिख दें, नीचे भी अल्फ़ा की बजाय बीटा प्लस h, और इसी तरीके से इस अल्फ़ा की बजाय भी बीटा प्लस h, और बाकी जो बीटा और 3 बीटा है वो एज इट इज। तो बीटा और 2 बीटा दोनों मिलकर 3 बीटा प्लस h, और ऊपर भी हमारे पास बीटा और 2 बीटा मिलकर बीटा प्लस बीटा मिलकर 2 बीटा। तो ये जो नीचे वाला 3 बीटा प्लस h है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1, और इसमें से अगर मैं 3 बीटा कॉमन ले लूँ
पावर -1 भी 7, तो अंदर 1 प्लस एच अपॉन 3 बीटा पावर -1, 7 का जो 2 बीटा प्लस एच अपॉन 3 बीटा है वो एज इट इज़। अब 3 बीटा पावर -1 को हम 1 अपॉन 3 बीटा लिख सकते हैं, और पावर -1 जो है ब्रैकेट में, उसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस nx प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो नेग्लेक्टेड टर्म हो जाएंगी क्योंकि उसमें h का स्क्वायर आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बनता है जी बीटा प्लस एच। ये जो 1 अपॉन 3 बीटा है इसको हम बाहर लिख देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बीटा प्लस एच रह गया और उसके अलावा 1 माइनस एच अपॉन 3 बीटा, इसको सॉल्व करके, और इसके अलावा जो 2 बीटा प्लस एच है वो भी एज इट इज़, क्योंकि डिनोमिनेटर का 3 बीटा हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। तो बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीटा को h अपॉन 3 बीटा के साथ, और फिर h को 1 के साथ, और जैसे ही हम h को h अपॉन 3 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो h क्या रहेगा, लिहाजा वो नेग्लेक्टेड टर्म हो गई जिसको हम एंटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 बीटा प्लस h एज इट इज़। इसके बाद हमारे पास जो टर्म्स बनती हैं 2 बीटा और बीटा मिलकर 3 बीटा, और h/3 जो है वो एज इट इज़, और इसके अलावा ये जो h है और ये h, ये दोनों मिलकर 2h। तो 2h को अगर मैं पहले लिखता हूँ और h माइनस h/3 को बाद में, तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। एलसीएम 3 हो गया, ऊपर 6h माइनस h आ गया, जिसको हम 5h/3 लिख सकते हैं। तो 1/3 बीटा जो बाहर लिखा हुआ है जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ पे 5h अपॉन 3 3 9 बीटा, जो कि वही आंसर है जो कि भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से हासिल किया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 6 में हमारे पास है कि इफ 20CR is the largest coefficient in the expansion of 1 plus x power 22, find 13CR। तो 20CR का मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स पावर 22 के हिसाब से, वो 22 प्लस 1 23, तो टर्म्स की तादाद हमारे पास पावर से एक ज़्यादा। तो अगर 23 टर्म्स की तादाद है तो जो मिडिल टर्म बनेगी उसका फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 23 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 12th टर्म जो है वो इन 23 टर्म की मिडिल टर्म होगी, और जो मिडिल टर्म होती है उसका एक्सपेंशन, उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो लार्जेस्ट होता है रूल्स के मुताबिक। तो अब जो जनरल टर्म का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो TR+1 NCR A पावर n माइनस R B पावर R, और अगर मैं यहाँ पे R+1 को 12 पुट कर दूं तो R की वैल्यू हमारे पास 11 हो गई, क्योंकि जब हम R+1 को पुट करते हैं 12 तो R की वैल्यू 12 माइनस 1 11 बनती है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे R की बजाय 11 हमने पुट कर दिया, और A की बजाय 1 उसका पावर 22 माइनस 11, B की बजाय x उसका पावर नीचे का नंबर 11। तो ये जो है इसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट बनता है 22CR। तो 22CR जो कि हमको गिवन है लार्जेस्ट कोएफिशिएंट, इसको जब मैं 22C11 के साथ कंपेयर करता हूँ, तो हम जब इस टर्म को और इसको आपस में कंपेयर करते हैं तो R की वैल्यू हमारे पास 11 बनती है। तो R की वैल्यू अगर 11 है तो 13CR के हिसाब से 13C11 हो गया, और उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर के जरिए से निकालें तो 78 आती है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि यूज बायनॉमियल थ्योरम टू प्रूव 6 पावर n माइनस 5 पावर n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो 6 पावर n माइनस 5 पावर n हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं, 5 डिनोमिनेटर में। 6 पावर n को मैं ब्रेक करके 1 प्लस 5 पावर n लिखता हूँ। बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, अगर हम इसकी एक्सपेंशन करें NC0 NC1 NCn-1 सेकेंड लास्ट, और लास्ट हमारे पास बायनॉमियल कोएफिशिएंट 2 NCn। फिर हम ए और बी की वैल्यू लिखते हैं 1 और 5 सबके साथ, और उसके बाद ए और बी की पावर, ए का पावर n-0, बी का पावर 0 नीचे का नंबर,
इसी तरह से a यानी कि 1 का पावर n माइनस 1, b की पावर 1 और यूँ ये सारी वैल्यूज लिखेंगे। सेकंड लास्ट टर्म में a का पावर यानी कि 1 का पावर n माइनस 1, b की पावर हमारे पास यहाँ पे जो लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये होनी चाहिए 5 पावर n माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पे भी लास्ट टर्म में हमारे पास 5 पावर n सी n 1 पावर n माइनस n और 5 का पावर जो लिखा हुआ है ये भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे n होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म्स बनती हैं, लास्ट टर्म 5 पावर n जो है ये एज इट इज जो कि यहाँ पे मौजूद थी, और ये पिछली टर्म जो हमारे पास है 5 पावर n जो यहाँ पे बनती है, क्योंकि उससे पहले 1 पावर n माइनस n ये भी 1 हो गया और n सी n ये भी 1 हो गया, तो सिर्फ 5 पावर n बचता है। ये 5 पावर n आखिरी वाले 5 पावर n के साथ कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और उससे पीछे जितने भी टर्म्स हैं हम देख सकते हैं उन सब में 5 की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। तो 5 किसी न किसी पावर की सूरत में, यानी कि यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर n माइनस 1 ये वैल्यूज मौजूद हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो 5 है ये वाला ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी 5 हैं वो सारे के सारे बाहर वाले 5 पर डिवाइड होंगे, लिहाजा रिमाइंडर के तौर पर सिर्फ ये 1 रह जाएगा, और उसके अलावा जो बाकी सारी टर्म्स हैं वो 5 पर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगी, लिहाजा हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 होना चाहिए।